हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीति काल। रीति काल का समय विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का समय 1700 से 1900 तक यानी 200 वर्ष का कालावधि है। 200 वर्ष के इतिहास में, भारतीय इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में 200 वर्ष के कालावधि में जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य का अध्ययन हमें करना होगा। परंतु बच्चों, रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन करने से पहले हमें रीति काल का स्वरूप क्या था, रीति काल की 4 परिस्थितियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। रीति काल की जो 4 परिस्थितियां हैं वह राजनीतिक परिस्थिति होगी, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति। बच्चों, मैंने इसके पहले भी आप लोगों से कहा था कि जिस युग की परिस्थिति यानी पृष्ठभूमि जैसी होगी उसी प्रकार का साहित्य जन्म लेता है, निर्माण होता है। विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक यानी इन 200 वर्ष के कालावधि में हमारे हिंदुस्तान के यानी भारत देश की राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जैसी थी उसी प्रकार का साहित्य निर्माण हुआ है। परंतु एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रीति काल का साहित्य हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। हिंदी साहित्य में रीति काल का साहित्य एक नवीन प्रकार का साहित्य है। इसका मतलब यह है कि इस साहित्य में या इस कालावधि में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक रही है। पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक रही, इसका मतलब यह है कि राजाओं के आश्रय में रहने वाले जो राजाश्रित कवि थे वे स्वयं को पंडित साबित करने के लिए कठिन से कठिन ऐसे विषय पर काव्य रचना करते थे। यानी पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इस युग के राजाश्रित कवियों में दिखाई देती है। बच्चों, इस युग में श्रृंगार की प्रवृत्ति और अलंकार की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल में श्रृंगारिक साहित्य, अलंकृत साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रीति काल का जो साहित्य है वह जनता का साहित्य न होकर, जनपद का साहित्य न होकर वह राजपथ का साहित्य है, राज दरबार का साहित्य है। यानी इस कालावधि में रीति के ग्रंथ लिखे गए। रीति के ग्रंथ, इसका मतलब यह है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इस कालावधि में अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। विशिष्ट प्रकार की काव्य रचनाएं लिखकर राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा को चमत्कृत करने का और रिझाने का यानी आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी इस साहित्य में ब्रज भाषा को प्रमुख स्थान भी प्राप्त हुआ था। इस काल में बच्चों भक्ति की धारा, वीर गाथा की धारा क्षीण हो चुकी थी, यानी कमजोर हो चुकी थी। कवियों ने, यानी इस काल के कवियों ने, रीतिकालीन कवियों ने राजनीतिक सुधार के लिए काव्य नहीं लिखा, समाज सुधार के लिए काव्य नहीं लिखा या धार्मिक सुधार के लिए भी काव्य नहीं लिखा। काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था।
कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने ज्ञान के आधार पर साधना की है और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण भी किया है। रीति काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक रही, इसलिए कुछ विद्वान इस काल को श्रृंगारिक काल भी कहते हैं। इस काल को श्रृंगारिक काल, अलंकृत काल, अलंकरण काल आदि कई नामों से घोषित किया जाता है, क्योंकि इस युग के सभी कवियों ने रीति परंपरा के साँचे में ढलकर काव्य लिखा। रीति काव्य लिखने वाले कवि को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, इसलिए राजाश्रित कवि रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता था। दरबारी कवियों में आपस में स्पर्धा होती थी और कठिन से कठिन ऐसे विषय, उदाहरणार्थ काव्य के जो अंग है वह अलंकार होगा, रस होगा, छंद होगा, नायिका भेद आदि पर स्पर्धाओं में चर्चा हुआ करती थी। अनेक रीति ग्रंथ यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इस काल में लिखे गए, इसलिए अधिकांश विद्वान इस काल का नाम रीति काल ही उचित मानते हैं। हिंदी में रीति का अर्थ होता है काव्य लिखने की पद्धत अथवा विशिष्ट पद रचना दिया गया है। रस, अलंकार, छंद आदि के विभिन्न अंगों का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसी को रीति के ग्रंथ अथवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहा जाता है। अतः इस युग का रीति का नाम ही अधिक उचित लगता है। कुछ विद्वानों ने अलंकारों की भरमार को देखकर उसे अलंकृत काल भी कहा है, किंतु अलंकार के अतिरिक्त रस, छंद, ध्वनि आदि काव्य के जो अंग है उसका विस्तृत वर्णन इस युग में हुआ है। यानी सारांश रूप में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल में रीति की परंपरा को देखते हुए उसका रीति काल नाम ही उचित है। वैसे देखा जाए तो रीति काल को अनेक नामों से सुशोभित किया गया है, जैसे अलंकृत काल, अलंकरण काल, श्रृंगार काल और उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल इसका मतलब रीति काल, रीति काल यानी अलंकृत काल, अलंकृत काल यानी श्रृंगार काल। यह हो गया रीति काल का स्वरूप। परंतु बच्चों, हमें रीति काल की 4 परिस्थितियों का यानी पृष्ठभूमियों का अभ्यास करना है। उनमें से जो पहली परिस्थिति या पृष्ठभूमि है रीति काल की, यानी हमारे देश की रीति काल में यानी विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक यानी इन 200 वर्ष के कालावधि में हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी परिस्थिति कैसी थी उसी का अभ्यास हमें करना होगा, क्योंकि विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक इन 200 वर्ष के कालावधि में हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन राज्य कर रहे थे और वे किस तरह का राज्य कर रहे थे। बच्चों, आप लोग भी हमारे भारत का इतिहास जानते हैं। आप लोगों ने किसी न किसी हिंदी या मराठी भाषिक मालिका, धारावाहिक, जो ऐतिहासिक धारावाहिक है, जैसे कि शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित या शिव छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित जो टीवी पर धारावाहिक चलती है या धारावाहिक या मालिका आप लोगों ने देखी होगी, वह इतिहास आप लोग जानते हैं। वैसे ही रीति काल की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, यह जो काल है, यह जो समय है, यह समय मुगल शासकों के
वैभव के विकास का काल था और उसके बाद मुगल सम्राटों के वैभव के विनाश का युग भी कहा जा सकता है। ये मुगल सम्राटों के वैभव के विकास का काल और उसके बाद विनाश का काल, इसका विनाश का काल ये क्यों हुआ, मुगल सम्राटों का विनाश क्यों हुआ, मुगल साम्राज्य का विनाश क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, उसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं। बच्चों, रीति काल की जो राजनीतिक परिस्थिति है, यानी राजनीतिक दृष्टि से यह समय व्यक्तिवादी इसका अर्थ क्या है, किसी एक व्यक्ति की हुकूमत चलती थी। हम सहजता से व्यवहारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में इस उक्ति का हम या मुहावरे का उपयोग करते हैं। कौन से मुहावरे का उपयोग करते हैं? यह क्या मुगलों का राज नहीं है, यह क्या मुगलों का राज नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुगलों का राज कैसा था? वह व्यक्तिवादी था। व्यक्तिवादी इसका अर्थ यह था कि किसी एक व्यक्ति की, एक बादशाह की, एक मुगल सम्राट की हुकूमत चलती थी, अधिकार चलता था। राजनीतिक दृष्टि से यह युग निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला रहा। निरंकुश यानी राजतंत्र जो था वह निरंकुश था, उसी पर किसी का अंकुश नहीं था। कौन मुगल सम्राट था उस समय? सम्राट अकबर। बच्चों, आप लोगों ने इतिहास में सम्राट अकबर का नाम सुना होगा। मुगल सम्राट अकबर के पश्चात जहांगीर ने अकबर के विशाल राज्य को और विशाल बनाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया। इसका कारण यह था, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, परंतु जहांगीर ने अकबर के विशाल जो राज्य था हिंदुस्तान में, उसी को और विशाल बनाने का, उसका विस्तार करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया। इसका कारण यह था कि वह सुरा यानी शराब और सुंदरी यानी स्त्री में मग्न रहा। जहांगीर के बाद बच्चों शाहजहां हुआ। शाहजहां का आप लोगों ने नाम सुना होगा। शाहजहां में एक और सहिष्णुता थी, परंतु दूसरी ओर उसमें सांस्कृतिक और कलागत उदारता थी। यह समय बच्चों सुख और शांति का, समृद्धि का समय था। इस कालावधि में, यानी हमारे हिंदुस्तान में 1700 से लेकर 1900 तक, इस कालावधि में सोने का धुआं हर एक घर से निकलता था। इसका मतलब यह था सुख, शांति और समृद्धि का काल हमारे हिंदुस्तान का था। ये इतिहास गवाह देता है। यानी ऐसी परिस्थिति में जहां सुख है, जहां समृद्धि है, जहां सब कुछ है, सारी सुविधाएं है, ऐसी स्थिति में शासक शाहजहां में प्रदर्शन की प्रवृत्ति का जाग उठना स्वाभाविक था। उसके समय में विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन दिया गया। ऐश्वर्य, शांति का बोलबाला चारों ओर रहा है। यानी बादशाह की जो प्रदर्शन प्रियता का प्रभाव सर्वसामान्य समाज पर भी पड़ा था। यानी शाहजहां के पश्चात उसके दो पुत्र थे, एक था दारा शिकोह और दूसरा था औरंगजेब। परंतु शाहजहां के बाद उसके ये दोनों पुत्र राज सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए आपस में लड़ते रहे और उनका छोटा पुत्र औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की राज सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए उसकी हत्या कर दी थी और औरंगजेब दिल्ली का शासक बन चुका था। औरंगजेब ने राज्य प्राप्त किया और राज्य विस्तार के लिए आजीवन लड़ता रहा। औरंगजेब अत्यंत धार्मिक कट्टर था। धार्मिक कट्टरता के कारण साहित्य, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य आदि को उसके राज्य में कोई स्थान प्राप्त न हो सका।
औरंगजेब के बाद राजनीतिक स्थिति विकट हो गई। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, उसके उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब के जो पुत्र थे, वे अयोग्य और असमर्थ विलासी सिद्ध हुए। बच्चों, एक पीढ़ी किस प्रकार का राज्य करती है, उसकी आगे की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी किस प्रकार का राज्य करते हैं। केंद्रीय शासन दुर्बल होने से अनेक भारत के प्रदेश स्वतंत्र हुए। उधर नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए थे भारत पर। दक्षिण भारत में मराठा शक्ति ने अपनी आवाज उठाई थी। शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज दक्खन में गूंजने लगी थी। इस प्रकार की टूटती हुई स्थिति का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। बच्चों, ब्रिटिश यानी अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए। वे हजारों की संख्या में हिंदुस्तान में नहीं आए, लाखों की संख्या में जहाज में बैठकर समंदर मार्ग से नहीं आए हिंदुस्तान में। वे थोड़े थोड़े अंग्रेज यानी ब्रिटिश भारत में मसालों के जो धंधा है, व्यापार के निमित्त हमारे हिंदुस्तान में आए, परंतु भारत में ये टूटती हुई स्थिति को उन्होंने देखा। मुगलों का राज्य, राजपूतों का राज्य, मराठों का राज्य, ये बिखरा हुआ देश था, राज्य था। इसी का लाभ उठाने का काम अंग्रेजों ने किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित किया और उसे समाप्त कर दिया। मुगल वंश के जो सम्राट थे, वे अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गए और अंत में बादशाह बहादुर जफर लड़ता रहा। किंतु उस समय राजस्थान में राजपूतों ने बहादुर शाह को बुरी तरह से तंग कर रखा था। दक्षिण में मराठा शक्ति, देश में एकता के स्थान पर वैमनस्य, इसलिए मुगल नामशेष हो गए और ब्रिटिशों का साम्राज्य हमारे हिंदुस्तान में स्थापित हो गया और ब्रिटिशों ने लगभग 150 वर्ष तक इस हिंदुस्तान पर राज्य किया। वह किस तरह से राज्य किया, ये इतिहास आप सभी जानते हैं। उसके परिणाम को सारा हिंदुस्तान आज भी जानता है। यह हो गई रीति काल की राजनीतिक परिस्थिति। अभी हमें देखना है रीति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक शब्द का अर्थ होता है समाज। विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक इन 200 वर्ष के कालावधि में रीति काल का समाज यानी हिंदुस्तान का समाज किस तरह से जी रहा था, समाज की स्थिति कैसी थी। बच्चों, एक उक्ति है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा होगा उसी प्रकार की प्रजा होती है। यानी इस उक्ति के अनुसार इस काल का समाज रहा है। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, विलासिता आदि का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ रहा था। यानी सामान्य लोगों में भी प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। नारी यानी स्त्री, नारी यानी स्त्री केवल भोग की वस्तु थी, वह केवल मनोरंजन की सामग्री समझा गया था। यानी साधारण लोगों में भी अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा दिखाई देने लगी थी। यानी भक्ति की धारा इस काल में मंद पड़ गई थी। यानी राजा के समान प्रजा में भी बाल विवाह की पद्धति, बहु विवाह की पद्धति, यह प्रथा चल पड़ी थी। यानी समाज में बाल विवाह की एक प्रथा थी। बहु विवाह का मतलब होता है अनेक पत्नियां यानी बहुपत्नीक राजा थे, इसीलिए अपने राजा ही बहुपत्नीक है। तो सर्वसामान्य समाज भी कई स्त्रियों के साथ विवाह करते थे, अपने घर लाते थे। यानी प्रजा में
अशिक्षितता, विलासिता, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि के जो साधन हैं वह एकत्र करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। सर्वसामान्य श्रम करने वाला जो वर्ग है, कष्ट करने वाला, मजदूरी करने वाला जो वर्ग था, वह जमींदार और जहागीरदारों के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित था। यानी उस समय की युग को बच्चों कई महामारियों का प्रकोप भी सहन करना पड़ा है। यानी एक तरफ देखा जाए तो प्राकृतिक संकट, महामारी प्रजा को सताती रही, और दूसरी ओर देखा जाए तो कला, यानी उस समय हिंदुस्तान में कई ऐसे कलाकार थे, उनके हाथों में कला थी, वह कला और व्यापार को भी शासकों की ओर से, मुगल सम्राटों की ओर से उपेक्षित होना पड़ा। यह महान आघात समाज पर भी पड़ रहा था, अपने देश की हानि भी हुई थी। यानी इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो चुका था और उस युग को महान आर्थिक संकट भी देखना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि रीति काल का समय यह मुगल शासकों के वैभव के विकास का और विनाश का काल समझा जाता है, माना जाता है।